आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति के बारे में। आप जानते हो कि राष्ट्रपति को संसद के द्वारा संविधान के द्वारा काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं। 7 प्रकार की शक्ति हमने देखी थी ऑलरेडी और 2 शक्तियाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय शक्ति की यानी कि फाइनेंशियल जो पावर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरी जो होती है जुडिशियल पावर होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कल का एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या था? कल हम पढ़ रहे थे अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, हमने ये बताया था कि राष्ट्रपति 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कब होगा? जब हमारा ना तो बजट सत्र चल रहा होगा, ना ही मानसून सत्र चल रहा होगा और ना ही हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, यानी कि संसद का कोई भी सत्र सेशन नहीं चल रहा होगा जब जाकर ये अध्यादेश जारी होता है। ठीक है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। जब ये अध्यादेश जारी हो जाएगा तो पहले संसद की सेशन की जो पहली बैठक होगी संसद की, उससे 6 महीने के अंदर इसे पास कराना होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कोई भी अध्यादेश मैक्सिमम कितने समय तक वैलिड रह सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन दे देगा वो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 3 महीने, कुछ भी दे देगा। तो आप लोग जो मैक्सिमम टिक करोगे वो 6 महीने का टिक करोगे, लेकिन ये आप लोगों का गलत आंसर हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर आएगा वो 12 महीने यानी कि 1 वर्ष आएगा और यही क्वेश्चन कल हमारा छूट गया था जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। हमने बोला कि जैसे ही संसद का सत्र चलेगा, ठीक है, पहली बैठक होगी, उसके 6 महीने के अंदर हमें अध्यादेश वाला जो विधेयक है वो पास कराना होगा, तभी जाकर वो एक्ट बनेगा या वैलिड माना जाएगा। लेकिन संविधान में एक प्रोविजन किया गया है कि संसद के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, होता नहीं है लेकिन हो सकता है। तो 6 महीने तो ये रहे, यानी कि जब सदन नहीं चल रहा होगा तो उसके बीच में अध्यादेश जारी होता है, यानी कि 6 महीने तो ये जोड़ लो। उसके बाद में जैसे ही सदन चलेगा, फर्स्ट सेशन चलेगा, उस सेशन के 6 महीने तक उसे आप पास करा सकते हो, तो 6 महीने ये ऐड कर लो, तो टोटल कितने महीने हो गए? 12 महीने, यानी कि कोई भी अध्यादेश 12 महीने तक मैक्सिमम वैलिड रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 महीने होगा, 6 महीने नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल पावर होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनी बिल। ठीक है, मनी बिल क्या होता है? जो पैसा होता है, धन विधेयक भी सब बोलते हो, वो जो संसद की भारत की संचित निधि होती है उसमें से पैसे निकालने की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। इसे आर्टिकल 110 में और 117 में इसका प्रोविजन किया गया है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये संसद है, संसद में अगर कोई भी विधेयक पास कराना है या पेश करना है तो अगर वो मनी बिल है, धन विधेयक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, जब ही जाकर वो संसद के अंदर या किसी भी सदन के अंदर पेश किया जा सकता है। ये जो पावर होती है राष्ट्रपति के हाथ में होती है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जितने भी विधेयक होते हैं वो आप लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी पेश कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो राष्ट्रपति कहता है कि भाई साहब हमें नहीं बोलना, हमें भी कुछ शक्तियां प्राप्त है संविधान के द्वारा, तो पहले हमसे अनुमति लो, तब जाकर आप पेश कर सकते हो लोकसभा या राज्यसभा में धन विधेयक या फिर वित्तीय विधेयक जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? बजट प्रस्तुत करना। राष्ट्रपति क्या करता है? आप देखते हो कि बजट प्रस्तुत करता है, हालांकि करते तो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जो बिल होता है, जो हमारा वित्त विधेयक होता है, वो संसद में पेश किया जाता है आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है, संविधान में कहीं पर भी बजट नाम का वर्ड नहीं मिलता है। उसे जो बोला गया है वो बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि साल भर का जो लेखा जोखा होता है वो संसद के सामने रखा जाता है और अगले साल का जो लेखा जोखा हमें करना है या बजट में जो भी प्लान बनाना है वो हम यहाँ पर रखते हैं। तो राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद के सामने रखता है आर्टिकल 112 यानी कि 112 के तहत। आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि आर्टिकल 108 में क्या प्रोविजन किया गया है, कल ही हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुदान और खर्च की अनुमति की। अनुदान की कोई भी मांग, ठीक है, अनुदान की अगर कोई भी मांग करनी है, कोई भी डिमांड करनी है, तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। अनुदान का मतलब समझो, एक होता है कर्ज,
ठीक है, आप लोगों ने किसी से पैसा ले लिया, कर्ज ले लिया, अब वो आप लोगों को कर्ज भी चुकाना पड़ेगा, लोन भी चुकाना पड़ेगा, दूसरा उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी आप लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन जब हम अनुदान की बात करते हैं तो अनुदान ऐसा होता है, ये वापस नहीं करना होता है। तो अगर आप लोगों को भारत की संचित निधि से किसी भी तरह का अनुदान चाहिए तो उसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति या उसकी सिफारिश के बिना ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 267 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भारत की आकस्मिक निधि, दो निधियां होती हैं, आप जानते हो भारत की जो पैसा रखा जाता है, एक आकस्मिक निधि होती है और एक होती है हमारी संचित निधि। जो संचित निधि होती है वो रेगुलर जो खर्च होता है, जो भी आप प्लान बनाते हो, बजट बनाते हो, उसमें जो पैसा यूज होता है वो संचित निधि से निकाला जाता है, सैलरी वगैरह का सब पैसा यहीं से निकलता है। लेकिन आकस्मिक निधि एक ऐसी निधि होती है जिसमें इमरजेंसी के लिए फंड रखा जाता है, और इसमें जो फंड आता है वो संचित निधि से ही निकाल कर रखा जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो जो ये आप लोगों का आकस्मिक निधि होगी, जैसे कोई भी भूकंप आ गया और वो एक नेशनल इमरजेंसी बन गई, या कुछ भी वार जैसी प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ भी ऐसी इमरजेंसी जिसमें हम पैसे को अचानक यूज कर सकते हैं, तो वो किस में रखा जाता है, वो आकस्मिक निधि में रखा जाता है। तो आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की जो व्यवस्था है आर्टिकल 267 में इसका प्रोविजन किया गया है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य खर्च के लिए अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। अग्रिम भुगतान का मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट। जैसे आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उससे आप क्या ले लेते हो, एडवांस पेमेंट ले लेते हो कि भाई इसका जो मैं फुल एंड फाइनल है या फिर इसका जो आप लोगों का हिसाब करूंगा वो मैं बाद में करूंगा जब मेरी सैलरी आएगी, लेकिन अभी मुझे जरूरत है अग्रिम भुगतान की, मुझे कुछ पैसे इमरजेंसी में उधार दे दो। तो इमरजेंसी में अगर पैसा निकालना है तो आप कहां जा सकते हो, आकस्मिक निधि से वो पैसा मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, जब जो परमिशन किसकी मिलेगी, आप लोगों को राष्ट्रपति की परमिशन मिलेगी। इतनी बात समझ में आई। तो अदृश्य खर्चा जो अचानक आने वाला खर्चा है, ठीक है, कोरोना की बीमारी आ गई, पता नहीं था, कोई प्लानिंग में थोड़ी ना था कि लास्ट ईयर के जो बजट हमने प्लान कर रहे थे कि हमने प्लान कर लिया भाई नेक्स्ट ईयर जो है कोरोना की प्रॉब्लम आएगी, महामारी आएगी, उससे हम निपटेंगे, भूकंप आएगा उससे हम निपटेंगे, ठीक है, कोई भी बार जैसी सिचुएशन बन जाएगी उससे हम निपटेंगे। तो ये कुछ होती है, ये अर्जेंसी होती है, इमरजेंसी होती है। इनमें जो पैसा यूज होता है वो बजट में नहीं होता है, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो सारा पैसा कहां से निकलता है, हमारा आकस्मिक निधि से निकलता है। लेकिन इसमें याद रखने वाली ये बात है, ये पैसा निकल तो जाएगा लेकिन बाद में इसे संसद की अनुमति दिलवाई जाती है। संसद की अनुमति से के बिना नहीं जाएगा, पैसा तो निकाल लोगे आप, लेकिन बिना अनुमति के बाद में ये अनुमति, जैसे आप लोगों ने अध्यादेश है उसे बाद में पास कराया था संसद से, उसी तरीके से इस खर्च को भी आप बाद में पास कराओगे, उस समय पर आप लोगों को मिल जाएगा। वित्तीय आयोग का गठन लास्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 को तो रट लेना है। आर्टिकल 280 कहता है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व यानी कि जो टैक्स का पैसा होता है उसके बंटवारे के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, बताया भी था आप लोगों को। वित्त आयोग कितने वर्ष में होता है, 5 वर्ष में होता है। अभी के उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया हैं, काम क्या होता है, राज्य से टैक्स के बंटवारे को किस में, केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारे को ये क्या करता है, ठीक है। आपको बताना है कि अभी जो है कौन सा वित्त आयोग करंट में चल रहा है, कौन से नंबर का चल रहा है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, राष्ट्रपति को कुछ जुडिशियल पावर भी दी गई है, न्यायिक शक्ति भी दी गई है, ठीक है। जैसे दया याचिका शक्ति, आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति को सजा माफ करने, कम करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को जिला जज है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप लोगों को मृत्यु दंड दे दिया गया, उम्र कैद दे दी गई, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती है तो आप दया याचिका सुप्रीम कोर्ट के बाद में राष्ट्रपति के पास में लगा सकते हो, और राष्ट्रपति चाहे तो उसमें अपना फैसला ले सकता है। उसे क्या होता है, एक तरीके से उसे आजाद होता है, फ्रीडम होती है उस चीज की। पूर्ण माफी, ठीक है, पैडोन बोलते हैं, सजा पूरी तरह ये खत्म भी कर सकता है। अगर आप लोगों को क्या हो सकती है, आप लोगों को उम्र कैद है या फिर आप लोगों को क्या है, फांसी की सजा बुली हुई है, तो ये चाहे तो उस सजा को पूरी तरीके से खत्म भी कर सकता है। ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास में। स्थगन कर देना, सजा को कुछ समय के लिए टाल देना, ये सजा को कुछ समय के लिए टाल भी दे सकता है। कल को किसी को फांसी होनी थी, करो ठीक है अभी मत दो, अभी 2-4 दिन बाद में देंगे, अभी इसे बिरयानी बिरयानी खिलाओ अच्छे से, तो इसे क्या कर सकता है, ये सजा को कुछ समय के लिए टाल सकता है। राहत दे सकता है, विशेष परिस्थिति में सजा कम करना। विशेष परिस्थिति का मतलब क्या है, अगर कोई गर्भवती महिला है, गंभीर बीमारी से कोई ग्रस्त है, या फिर कोई छोटा बच्चा है, या कोई उम्र दराज व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, या अपराध उससे दबाव में हुआ है, या लंबे समय से वो जेल में एक अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो उसमें ये क्या कर सकता है, उसे राहत दे सकता है। जैसे आप लोगों ने केस सुना होगा
एक मूवी आई थी कि क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो उसमें अनुपम खेर जो होता है वो एक आईआईटी वाले बच्चे को लेकर आता है, छोटा सा बच्चा होता है, और वो किसी जो क्रिमिनल होता है उसका मर्डर कर देता है अपनी बहन को बचाने के लिए। तो उसमें जो अनुपम खेर होता है वो वकील होता है, वो यही दलीलें देता है कि साहब इससे जो मर्डर हुआ है वो दबाव में हुआ है, जब उसकी बहन के साथ में ऐसी कोई एक्टिविटी होगी तो कोई भी भाई होगा या कोई भी व्यक्ति होगा तो वो यही करेगा जो इस लड़के ने किया है। तो उसने एक दलील ऐसी दी थी जो कुछ क्या मानी गई थी, जो कुछ एक तरीके से दबाव जैसी चीज है, मजबूर था वो, तो उसे जज क्या कर देता है, माफ कर देता है, उसकी सजा को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष परिस्थिति होती है। ठीक है। कटौती कर देना, सजा की अवधि घटाना, मान लो कि उम्र कैद है 20 साल की सजा, 10 साल की सजा, उसे 5 वर्ष में कर लेना, यानी कि सजा तो सेम रहेगी, बस उसकी अवधि को कम कर दिया जाएगा। परिवर्तन करना, सजा के प्रकार को बदलना। ठीक है। मृत्यु दंड था, उसे उम्र कैद में बदल देना। उम्र कैद थी, चलो भाई ठीक है, इसे और कम कर दो, या फिर इसे जुर्माना रुर्माना लगाकर खत्म करो, यानी कि सजा का प्रकार ही बदल देना। यहाँ पर सजा की अवधि को चेंज किया गया है, सजा वही है सेम, यहाँ पर सजा का प्रकार ही बदल दिया गया, अवधि सेम रहेगी। उन सभी मामलों में, अब यहां पर चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं इन तीनों पॉइंट में, उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य अदालत में दी गई हो, ये जो सजा है ये कहां कहां पर एक तरीके से माफ हो सकती हैं, जो सैन्य अदालत में दी गई हो। आप जानते हो कि एक जो मूवी में होता है वो क्या होता है, जो आर्मी की सजा दी जाती है आर्मी के द्वारा, उसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं। ठीक है, कोर्ट मार्शल बोलते हैं। वो क्या होती है, वो आर्मी की अपनी सजा होती है, उनके अपने नाम होते हैं। तो अगर सैन्य अदालत में किसी भी प्रकार की सजा किसी व्यक्ति को सुनाई गई है, किसी सैनिक को सुनाई गई है, तो वो क्या कर सकता है, इन सारे पॉइंट में एक्शन ले सकता है राष्ट्रपति। क्यों ले सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति आप जानते हो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों का क्या होता है, वो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है। तो अगर किसी भी तरीका का कोर्ट मार्शल जैसी चीजें या सैन्य शक्ति सैन्य जो सजा है वो किसी सैनिक वगैरह को या आर्मी के जवान को दे दी गई है, तो वो उसमें एक्शन ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो। केंद्रीय विधियों का मतलब क्या है? विधि का मतलब होता है कानून, या जो भी आप कानून बना के एक्ट वगैरह लेकर आते हो। तो कानून, केंद्र मतलब क्या है? जो संसद एक्ट बनाएगी, संसद ने कोई कानून बनाया और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिलता है या आजीवन कारावास मिलता है, तो उसमें ये क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है राष्ट्रपति, जो ऊपर मैंने पॉइंट बताए हैं। उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो। ठीक है, तो उसे भी ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है, माफ कर सकता है, सारी चीजें ये कर सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, नेक्स्ट जो इसकी शक्ति होती है वो जजों की नियुक्ति होती है। उनके क्या होता है, एक तरीके से नियुक्त करना होता है। वह जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जज होते हैं, मुख्य जज होते हैं, या फिर जो नॉर्मल जज होते हैं, उनकी ये नियुक्ति करता है, उसकी भी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ये इस बार क्वेश्चन आने के चांस हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू ने जो राष्ट्रपति से एक सलाह मांगी है आर्टिकल 143 के तहत, ये याद रखना है। तो ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विधि, तथ्य पर या उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को अगर किसी भी कानून से रिलेटेड, कुछ भी तथ्य से रिलेटेड कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो क्या कहेगा, आर्टिकल 143। ठीक है, 143 से याद रख लेना, ये तो आपका फेवरेट है। तो वो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा कि भाई हमें इस मामले पर आप लोगों की एडवाइस चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक बंद लिफाफे में उन्हें सलाह दे देगा, लेकिन वो जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायाधीशों को हटाना, राष्ट्रपति न्यायाधीशों को संसद की प्रक्रिया के बाद हटा सकते हैं, खुद से नहीं। ये याद रखना, एक प्रक्रिया होती है, जैसे इम्पीचमेंट हमने किसका किया था, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किया था, महाभियोग लगाया था, उसी तरीके से जज भी जो हटाए जाते हैं वो महाभियोग के द्वारा ही हटाए जाते हैं। जैसे ही संसद में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है और उसके बाद में जो है जो राष्ट्रपति है उन्हें हटा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है इसकी शक्ति वो ये है, न्यायिक कार्रवाई से सुरक्षा। राष्ट्रपति जब तक पद पर रहेंगे उन पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। ये उसे क्या मिलती है, राष्ट्रपति को सुरक्षा मिलती है इस कानून के द्वारा, मतलब इन शक्तियों के द्वारा। ये भी प्रावधान किया गया है कहां पर, संविधान के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। दो जो शक्तियां हैं वो हमने आज डिस्कस की हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा उसमें आने वाली जितनी भी शक्तियां हैं हम कोशिश करेंगे वो सारी शक्तियां, चाहे फिर वो कूटनीति शक्ति है, चाहे फिर वो और कोई शक्ति है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।